टू साइंस टेक्निक। आई होप यू आर फाइन एंड गुड हेल्दी। आज हम फिर वही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को फिर से हम लेकर आए हैं। ठीक है दोस्त, ये लेक्चर यानी सेशन ये 5 रहेगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त सेशन को लेकर आए हैं जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम जो अगस्त में होने वाला NTPC और SSC CGL क्वेश्चन लिया, जितना सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। और इसमें जब भी हम 20 क्वेश्चन लिया, लेकिन 20 क्वेश्चन सिर्फ कहने का रहता है। ठीक है, लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत बता देते हैं आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब का मतलब मान लीजिए कि वह इंसान कोई 5 फीट का है, 5 फीट का है, अब 5 फीट उसको दिखना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण प्रतिबिंब यानी पूरा फिगर, जैसे मान लें 5 फीट है तो 5 फीट दिखना चाहिए। आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना चाहिए, मतलब आपको मान लें 5 फीट है, अब मिरर में आपको पूरा 5 फीट दिखना चाहिए। तो वही पूछ रहा है कि मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा मिरर का हाइट हमेशा, इससे पहले सेशन 4 में हम बताए हैं कि ऑब्जेक्ट के हाइट का क्या होता है, आधा होता है। ऑब्जेक्ट का हाइट का आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए आदमी की हाइट कितनी दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया। इसको आप हाफ कर दीजिएगा तो कितना होगा, 0.75 मीटर। मतलब ये हुआ कि मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 0.75 मीटर, जो आपका ऑप्शन साफ। ठीक है, तो हो गया आपका ऑप्शन सी दोस्त। ठीक है, मज़ा आ रहा? अगर मज़ा आ रहा तो बस पहले एक लाइक, उसके बाद आए काम। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर आया एक आई से रिलेटेड क्वेश्चन, अभी तो लाइट से रिलेटेड है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मानव आँख की रेटिना पर, थोड़ा इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर दे, कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो आप लोग ये 9th-10th में जरूर पढ़े होंगे कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए में लिखा है वास्तविक तथा उल्टा, बी में लिखा वास्तविक तथा सीधा, और सी में लिखा आभासी तथा उल्टा और आभासी तथा सीधा। तो एक चीज़ याद रखिए, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा वास्तविक को रियल बोलते हैं, इतना तो पता होना चाहिए। वास्तविक को रियल बोलते हैं और आभासी को वर्चुअल बोलते हैं। ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इतना फिर बता रहा हूँ। और उल्टा का मतलब इन्वर्टेड और सीधा का मतलब इरेक्ट। तो मानव आँख की रेटिना पर, रेटिना तो वर्ड इंग्लिश वर्ड है, तो मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है तब। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिए वास्तविक और उल्टा, यानी रियल प्लस इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो आपका ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन आपका ए दिख रहा है। ठीक है, इसको कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए तो ये हो गया आपका वास्तविक। देखिए यहाँ पर आएगा उस फिगर लिए हैं, यहाँ पर क्या किया, आई का फिगर। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, एक चीज़ पहले आप बताइए हमको कि आई में सबसे पहले लाइट कहाँ एंट्री करता है, आँख के किस भाग में। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा कि देखिए कॉर्निया बाहर यहाँ दिख रहा है ना, ये यहाँ दिख रहा है, एक कॉर्निया है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइट सबसे पहले कॉर्निया में एंट्री करता है। कहाँ एंट्री करता है, कॉर्निया में एंट्री करता है। ठीक है, उसके बाद आइरिस के अंदर क्या होता है, पुपिल होता है, मतलब आइरिस जो होता है, ठीक है, उसके अंदर में एक छेद होता है। किसके अंदर में, आइरिस के अंदर में। देखिए ये आइरिस आपका, ये क्या आपका, ये जो दिख रहा है ना, ये आइरिस है और आइरिस के अंदर में एक पुपिल है, दिख रहा है ना। याद रखिएगा पहले क्या होता है बाहर की तरफ, फिर से देखेंगे, हटा रहा हूँ। देखिए बाहर की तरफ क्या है, यहाँ पर कॉर्निया है जो आपको दिख रहा है बाहर। देखिए बाहर जो दिख रहा है कॉर्निया हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइरिस, ये जो दिख रहा है आपका ये आइरिस हो गया। आइरिस के अंदर में ही क्या, देखिए पुपिल दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एरो से इंडिकेट क्या होता है पुपिल। पुपिल का मतलब होता है आइरिस में एक छिद्र होता है, उसी को बोलते हैं पुपिल बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट सबसे पहले एंट्री करता है कॉर्निया में। ठीक है, उसके बाद अंदर जाता है आइरिस। ठीक है, उसके बाद और भी प्रोसेस होते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, जो रेटिना आपको यहाँ पर बैक साइड में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है दोस्त, तो रेटिना पर ही बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है। तो आप हमको ये बताएं, जब वास्तविक और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर, तो सीधा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सीधा क्यों देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनती तो पता है, तो आप हमें ये बताएं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा क्यों देखते हैं, इसका रीज़न आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
जिसको पता है वो बताएं, उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं कि आँख पर किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उल्टा रेटिना पर बनता है, तो आप बताएं किस वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान खड़ा तो सीधा दिखता है, किस वजह से, उसका नाम बताना है। ठीक है, चलिए जो सही जवाब देगा पहले उसका कमेंट बॉक्स, नेक्स्ट वीडियो में उसका हम नाम जरूर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मोटर कार के पश्च दृश्य, बहुत लोग बोलें कि ऐसा ऐसा वर्ड है पश्च दृश्य। पश्च दृश्य का मतलब पीछे की तरफ देखना। ठीक है, पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे की तरफ देखना के लिए कौन सा मिरर का इस्तेमाल करते हैं, यानी दर्पण। तो सबसे पहली बात है देखिए समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, सी में लिखा अवतल दर्पण और डी में लिखा उत्तल दर्पण। तो इस तरह के सेशन हम 2 या 3 में भी बता चुके हैं। किसी भी बैक साइड को देखने के लिए देखिए एक क्या है, दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है फिगर। इस फिगर में देखिए बैक साइड मतलब पीछे से गाड़ी आ रहा है उसको दिख रहा है, देखिए ये दोनों, ये गाड़ी पीछे से जो आ रहा है ये दिख रहा है। तो आप बताइए कि साइड, इसको बोलते हैं साइड मिरर बोलते हैं या पश्च दृश्य। इतना शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है कि बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे इतना शुद्ध हिंदी कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पश्च दृश्य का मतलब होता है साइड मिरर। साइड मिरर हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, हम बताए हैं। साइड मिरर हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो आई होप कि समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा दोस्त प्लीज़ पहले एक लाइक, अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बगल में घंटा होगा उसे दबाना नहीं भूलें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए तो यहाँ सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, सनसेट दिख रहा है। तो कहता है कि अस्त होते समय, अब अस्त एक वर्ड आ गया अस्त, तो कहिए कि अस्त क्या है, अस्त व्यस्त। चलिए कहता है कि अस्त होते समय सूरज लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, लाल दिखता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेड होता है सन में, लाइट में जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। सन में जो लाइट यानी कलर में जितनी कलर होते हैं उसमें रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, इसलिए स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगा लाइट का। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा हो तो इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जब लाइट ये क्या बोलते हैं वायु के एटमॉस्फेयर में पास करता है तो वहाँ पर इसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं, जिससे क्या होता है इसका स्कैटरिंग नहीं हो पाता, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। तो आपको बताना है कि अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो वेवलेंथ यहाँ लिखा पहला लिखा है परावर्तन के कारण, इसको कोई मतलब ही नहीं रखता। बी में लिखता है परिकीर्णन के कारण, और सी में लिखा है अपवर्तन के कारण, और डी में लिखा है विवर्तन के। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच रहा है कि यहाँ स्कैटरिंग से रिलेटेड हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, स्कैटरिंग इसको हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन। इतना शुद्ध हिंदी लिखा हुआ प्रकीर्णन, मतलब प्रकीर्णन सबसे कम होता है किसका, रेड का। ठीक है, इसीलिए क्या होता है अस्त होते समय सनसेट या सनराइज, क्या बोले हम, सनसेट या सनराइज होते समय जो है सूर्य हमें लाल दिखता है। तो यहाँ देखिए ये एक सनसेट फिगर दिखा रहा है। ठीक है, ये सनसेट हो रहा है यहाँ पे, तो सनसेट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये चीज़ को याद रखना। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ पहले एक लाइक, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज़बरदस्त वीडियो इसी तरह से इससे भी बेस्ट आते रहेंगे, क्योंकि नया चैनल है। बस आप लोग इससे सपोर्ट करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इससे भी ज़बरदस्त हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी डाउट होगा साइंस से रिलेटेड आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए बहुत से देखे होंगे, ट्रेन पर चढ़े होंगे तो रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल आप लोग बहुत देखा होगा। ठीक है, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल आपने बहुत देखा होगा। तो यहाँ पर कह रहा है खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश। अब एक बात बताया, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे रेड के बारे में, बताए थे ना, क्योंकि इसका बताया था कि इसका वेवलेंथ क्या होता है, अदर जो कलर होते हैं उसके कंपेरिजन में इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसका वेव सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसका उस लाइट का स्कैटरिंग कम होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, मतलब फैलना। तो कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं डस्ट हो गया, एटमॉस्फेयर में डस्ट, तो डस्ट से क्या होता है ये रेड लाइट जो होता है ना वह स्कैटरिंग नहीं हो पाता और डायरेक्ट चला आता है। इसीलिए खतरों के संकेतों के लिए हमेशा रेड लाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
आई बस समझ में, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए इसका यूज़ खतरों के संकेतों के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका परिकिरण सबसे कम होता है। देखिए आइए ना, अभी हम बोले हैं ना, जब वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। तो इसका स्कैटरिंग, इसका परिकिरण सबसे कम होता है। ए में लिखा हुआ, बी में लिखा हुआ कि आँखों के लिए आरामदायक होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सी में लिखा इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, इससे भी कोई मतलब रासायनिक प्रभाव से क्या लेना देना। और डी में लिखा हुआ हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो आपको बस सीधा सीधा एक आंसर झलक रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ पहले एक लाइक, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण, डिफ्यूज़न का कारण क्या था। अब देखिए, अभी बताएं डिफ्यूज़न, तो ऑप्शन में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, धूल कण, डस्ट। ऐसे होता है सबसे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर, डस्ट। इस ऑप्शन को सबसे, देखिए इससे पहले हम सेशन 4 या 3 में लिए हैं, उसमें एक ऑप्शन था, इसी तरह का ऑप्शन था, लेकिन लास्ट में जलवाष्प के जगह पर नन ऑफ दिस लिखा हुआ था। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और धूल कण, जलवाष्प। देखिए आया है IAS 2003 का क्वेश्चन, दिख रहा है ना। तो हमने बोला कि जितना भी क्वेश्चन लिया वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा होगा, क्वेश्चन कोई पुराना नहीं होता है। ठीक है, साइंस में तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है वही आता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में प्रकाश का डिफ्यूजन का कारण क्या है, तो आप याद रखिए डस्ट यानी धूल कण। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उचित रीति, देखिए इतना हिंदी शुद्ध लिखा है, उचित रीति से, रीति लिखा, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक। असाधारण का मतलब हो गया स्पेशल, साधारण नहीं, असाधारण लिखा हुआ वर्ड, असाधारण लिखा हुआ। थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूँ और इसको लिखते हैं ऐसे। देखिए यहाँ असाधारण का मतलब साधारण नहीं यानी स्पेशल। चमक का आधारभूत कारण यह है, मतलब उसका चमक का सबसे बेस्ट रीज़न क्या है, यानी कि डायमंड जो है सबसे ज़्यादा चमकता है, तो इसका सबसे बेस्ट रीज़न आपको बताना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन ए में लिखा हुआ उसमें अति उच्च पारदर्शिता होता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बी में लिखा है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। वैसे देखिए अपवर्तन सूचकांक का मतलब हो गया अपवर्तनांक। ठीक है, ध्यान रखिए, वह बहुत कठोर होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके सुनिश्चित विदलन तल होता है, ऐसा कोई मतलब। तो सीधा सीधे का ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन आपका बी की तरफ जा रहा है, ऑप्शन बी की तरफ जा रहा है। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, मतलब अपवर्तनांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। चलिए यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है, फिगर थोड़ा सा जूम कर दूँ, यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिया हूँ। देखिए यहाँ पर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, मतलब हवा, मतलब वैक्यूम हवा है कि तस्लीर, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वैक्यूम का 1 होता है और इसका एयर का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी 1 पॉइंट समथिंग 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 कुछ होता है। वाटर का होता है 1.3, शुगर सोल्यूशन 30% 1.3 होता है, ग्लास का होता है 1.3। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन चीज़ जो है ये आपको याद रखने हैं। डायमंड का तो 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक सूचकांक किसका होता है, तो डायमंड का होता है। एयर का, ये सब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो नॉमरिकल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर के याद रखिएगा 1.3 होता है। ठीक है, 1.3 होता है। उसके बाद एक ग्लास का, तो ग्लास का कितना है 1.5। तो ये जो है आपको 3-4 जो है आपको हमेशा याद रखने, क्योंकि इस पर नॉमरिकल वाटर पे, ग्लास पे, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आई बस समझ में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, देखिए ऊपर डायमंड दिख रहा है, ये डायमंड का फिगर है आपका। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंग्लिश मीडियम वाले को बताते हैं पूर्ण, पूर्ण का मतलब टोटल हो जाता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थोड़ा राइटिंग के लिए सॉरी, क्या करें, जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा दोस्त तो प्लीज़ कोई भी टेंशन ही नहीं रहेगा। अभी तो बस मोबाइल पे ही लिख के पढ़ा रहा हूँ।
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसको तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होता है जब प्रकाश ज़्यादा, देखिए कि सेशन 4 में हम बताया हूँ कि पूर्ण यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कब है। दो कंडीशन बताए थे कि पहला कि सघन से विरल यानी डेंस से रेयर में। सबसे पहली बात है कि लाइट जाएगा डेंस से रेयर में, डेंस टू रेयर में पहली बात है कि लाइट जाना चाहिए। मेरी बात को सुन लीजिएगा, थोड़ा सा जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान थोड़ा ठीक है, लेकिन मेरे वर्ड जो बोलूँ उस पर अब ध्यान दीजिए। पहला डेंस से रेयर में, पहला कैसे कि डेंस से रेयर में लाइट जाना चाहिए। दूसरी बात कि अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। मतलब ये हुआ कि आपतन कोण का मान उसके, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किसको, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, ये दो होना चाहिए। तो आपको पूछा क्या है, यहाँ देखिए दोनों से कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ। तो आपको इसमें सबसे पहले पता करना है कि किसका अपवर्तनांक कम ज़्यादा इस तरह का। तो हमने क्या बोला, डेंस से रेयर में। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ए में लिखा हुआ हीरे से कांच में, बी में लिखा हुआ जल से कांच में, और सी में लिखा है वायु से जल में, और डी लिखा है वायु से कांच में। तो आप बताएं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, बताइए, सोचकर बताएं जल्दी सा, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ सबसे पहले समझा रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए हीरा से कांच में लिखा, बी में लिखा जल से कांच में, सी में लिखा वायु से जल में, और वायु से कांच में। सबसे पहले यह ध्यान कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है, 2.4 होता है। इसका मतलब सबसे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वह सबसे डेंस होगा। बस ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए जब ऑप्शन ए में हीरा लिखा हो तो बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जल से कांच, तो जल क्या होता है, कांच के कंपेरिजन में जल का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कम होता है, जल का क्या होता है, कांच से कम होता है। यहाँ फिगर में दिखा रहे, इस फिगर को समझाएंगे। यहाँ देखिए ना, चलिए फिगर को भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कितना होता है, 1.3 होता है, और डायमंड का 2.4 होता है, और ग्लास का 1.5 होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दे रखा है क्या, वाटर से ग्लास में। तो वाटर से ग्लास में नहीं, ग्लास से वाटर में हो सकता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो डेंस से रेयर में जाता है, रेयर से डेंस में नहीं, डेंस से रेयर, दिमाग में मटा ले, डेंस से रेयर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल, ठीक है। ये दो पॉइंट इसके याद रखने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। ये बात समझ में। चलिए तो यहाँ पर फिर से आते हैं हम लोग फिगर पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए, तो दोस्त टेंशन नहीं लेना है, देखिए कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बता रहे हैं। क्वेश्चन तो बस एक ही, लेकिन इसके साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआते हीरे से कांच, जल से कांच नहीं, कांच से जल देता तो एक बात होता, वायु से जल से वायु देता तब होता, वायु से कांच। मतलब यहाँ पर ये सब विरल से, ये सब कहाँ जा रहा है, ये जो भी जा रहा है ये सब विरल से क्या है, विरल से जल में जा रहा है। जैसे वायु से जल से कांच, सीधा आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हीरे से कांच, क्योंकि हीरे का ये रिफ्रैक्टिंग सबसे ज़्यादा होता है और सबसे डेंस यही होता है। याद रखिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिंग सबसे ज़्यादा होगा उसका वह डेंस होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। थोड़ा सा हर क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बस एक ही बात आप लोग से बोलता हूँ, एक लाइक कर दें और इस चैनल पर सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को दम फैला दे भाई, ठीक है, वायरल कर दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, यदि किस ऐनक के, क्या हिंदी में लिखता है, हम लोग को भी कंफ्यूज हो जाता है। यदि किस ऐनक के लेंस का पावर हो, किस लेंस के ऐनक का पावर +2 है, कितना दिया हुआ है, +2 है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके फोकस बताना, ठीक है। तो आपको वीडियो 1 या 2 में हम बताए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव सेशन में है कि P = क्या होता है, 1/f होता है, क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। तो आपको P दे रखा है, P क्या आपको दे रखा है, तो F = क्या हो जाएगा, 1/f
2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये जो आया नहीं मीटर में आया, याद रखिएगा यहाँ पे फॉर्म जो होता है मीटर फॉर्म होता है, तो ये मीटर में आया लेकिन आंसर आपको दे रखा है सेंटीमीटर में। तो देखिए ना हाफ मीटर का मतलब क्या, सीधा सीधे आप लोग तो बच्चे अब नहीं रहे, आपको इतना समझ में आए, हाफ मीटर का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर। तो आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन आप बताएं कि ये प्लस दे रखा है, ठीक है, तो प्लस दे रखा है तो बताइए लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव लेंस होगा? क्या होगा? कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जाकर उसका कमेंट करके बताएं कि कौन सा लेंस होगा, ठीक है। ये सब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बता चुके हैं सेशन 1 2 3 4 तक, ठीक है। वीडियो जो उस वीडियो को नहीं देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाएं, उसको देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मज़ा नहीं आया दोस्त, बस कमेंट बॉक्स में कहें कि मज़ा नहीं आया, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए कहता है धूप के चश्मे की क्षमता। अब देखिए धूप के चश्मे की क्षमता पूछ रहा है, ठीक है। चलिए धूप के चश्मे की क्षमता होती है, आप बताइए धूप के चश्मा आप यूज़ करते हैं ना, सन ग्लासेस, कहता है बहुत धूप है चलो आज सन ग्लासेस लगा लेते हैं, ठीक है। सन S2 हो गया, लुक में हम लोग क्या होते हैं बाहर चश्मा लगा के निकलते हैं एकदम, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखा है 0 डायप्टर, बी में लिखा है 1 डायप्टर और सी में लिखा है 92 डायप्टर। ओह कुछ ज़्यादा नहीं लिख दिया। और डी में लिखा हुआ है 4 डायप्टर, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन 92 कुछ ज़्यादा लिख दिया। चलिए ये आपका है जो धूप का जो चश्मा होता है वो 0 डायप्टर का होता है। कितना होता है? 0 डी का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सीधा जाएगा आपका। ये साइंस ट्रेंडिंग में बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्किल में अपने ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तल दर्पण, बी में लिखा हुआ उत्तल लेंस, सी में लिखा हुआ अवतल दर्पण और डी में लिखा हुआ अवतल लेंस। एक चीज़ क्लियर रखिएगा, हवा पानी में हवा का बुलबुला की बात है, दर्पण से कोई मतलब नहीं है। दर्पण से क्या है? कोई मतलब नहीं था। जब दर्पण से कोई मतलब नहीं था, सी और ए तो काम खत्म, चला गया, बचा कौन? बी और डी में लिखा अवतल लेंस। अब बताएं कि इसमें कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर बस एक ही याद रखिएगा, पानी की बात हो रही है, ठीक है। तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है, बबल्स जो होते हैं, वैसा ही काम करेगा जैसे करता है। बताइए तो लेंस में कौन? उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, बताइए दोनों में से कौन होगा? कॉनकेव लेंस, बताइए। तो होगा आपका कॉनकेव लेंस, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्त। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो बस एक लाइक करें, अगर लाइक नहीं तो बस एक डिसलाइक कर दें, कुछ करें। जो भी वीडियो को देखेंगे प्लीज़ बंदा उनसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट ज़रूर करें अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एग्जाम में IAS ऊपर उधर ही रेज हो चुका है। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होता है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखना है सीधा। जब किसी दर्पण को थीटा एंगल से जब घुमाया जाएगा ना, तो उसका परावर्तित किरण जो है 2 थीटा से क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। आई बस समझ में, ठीक है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है दोस्त। समझ में आया? बस याद रखिए किसी दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा देंगे, ठीक है, तो वो उसका परावर्तित किरण जो है 2 थीटा से क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। या आपको ऐसे नहीं पूछ कर ऐसे पूछ देगा, किसी दर्पण को मान लो 30 डिग्री से क्या किया गया, उसको घुमा दिया गया, तो आपको पूछेगा कि परावर्तित कितना डिग्री से घूम जाएगा, तो बस इसका डबल कर देना। ये भी आपको ये ना पूछ कर ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा। तो देखिए लाल कांच को, रेड है, रेड ग्लास है, रेड ग्लास को जब हीट कीजिएगा तो याद रखिएगा, इसको जब हीट करते हैं तो कैसा हो जाएगा? ये याद रखिएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
चलिए, तो यहाँ पर लिखा है कि 3 रंग मूल रंग है। मूल रंग की इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर। एक होता है सेकेंडरी कलर, जो फिगर में दे रखा है, बताएंगे। तो अब बताइए कि 3 रंग प्राइमरी रंग कौन है। ठीक है, आप बताइए पहले। ऑप्शन ए में लिखा नीला पीला लाल, बी में लिखा नीला हरा लाल, सी में लिखा पीला हरा लाल, और डी में लिखा नीला पीला हरा। ठीक है, तो एक बताइए इसका आंसर कौन होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका, फिगर में दे रखा है, देखिए यहाँ पे ग्रीन, ब्लू और ये रेड। रेड पर चलेगा तो रेड दिखेगा नहीं, मतलब हो गया आपका रेड। ये तीनों होते हैं आपको प्राइमरी का, तो जो ऑप्शन आपको बी झलक रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, एक चीज़ हम आपको क्लियर कर रहे हैं, अगर नेट पर आप सर्च कीजिएगा तो कभी कभी आपको येलो लिख देता है, मतलब ग्रीन की जगह पे येलो आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक हम पढ़ा हूँ प्राइमरी कलर नीला हरा और रेड ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ मिक्सअप, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रीन को जी से लिख रहा हूँ, ग्रीन और रेड को मिलाते हैं। देखिए ग्रीन और रेड को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, येलो बन रहा है। क्या बनेगा, येलो बनता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन प्लस ब्लू, ये सबको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कब क्या पूछेगा कोई पता नहीं, इसलिए ये सब याद रखना एक्स्ट्रा फैक्ट। तो ग्रीन, इसको टेबल ये बना लिया ट्रेंगल की तरह, या इसी तरह से याद रखिए इमेज में, रेड ऊपर है, रेड ऊपर, ग्रीन इधर, ब्लू इधर। ठीक, इस तरह से याद रखिएगा। उसके बाद एक बार सोच लिया, हाँ इधर येलो बन गया, इधर हो गया सियान, उधर हो गया मैजेंटा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना। तो ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो सियान कलर बनेगा, और रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा एक कलर होता है, जो आपको फिगर में उस कलर को दिख रहा है, जो हल्का पिंक की तरह दिख रहा है ना, ये हो गया मैजेंटा कलर। ठीक है दोस्त, ये याद रखने हैं। तो ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो येलो बनेगा, और ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो सियान कलर बनेंगे, और रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा कलर बनेंगे, जो आपको फिगर में दे रखा है यहाँ पे। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो बस एक लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बगल में एक घंटा होगा, घंटा पे क्लिक कीजिए और उसके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। क्यों कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक दम रॉकेट की तरह पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, रॉकेट से भी तेज़ पहुंचेगा, उसको तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन ये जैसे हम यहाँ पर अपलोड करेंगे आप तक पहुँच जाएगा, घंटी बज जाएगी, हाँ अपलोड हो चुका है। ठीक है दोस्त, चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे और कुछ नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छोटा हो गया थोड़ा सा, इसको साइज़ को इंक्रीज कर दूँ। चलिए, यहाँ पर कह रहा है, जब प्रकाश लाल हरा नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग, परिणामी मतलब रिजल्टेंट कलर आपसे पूछ रहा है, उसका रिजल्ट क्या होगा। मतलब रेड को मिला दीजिए, उसके बाद क्या है रेड को, उसके बाद ग्रीन को मिला दीजिए और ब्लू को मिला दीजिए। अगर तीनों को मिलाइएगा तो तीनों को सही अनुपात में मिलाना है। ठीक है, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा वाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, वाइट, जो आपको फिगर में यहाँ दे रखा है। ये हो गया आपका रेड, ये हो गया आपका ग्रीन, और ये हो गया आपका ब्लू। ठीक है, तो तीनों को मिलाते हैं तो बीच में देखिए एक वाइट बन रहा है, दिख रहा है ना, क्या बन रहा है, वाइट बन रहा है। तो ये चीज़ याद रखना है, ग्रीन ब्लू रेड को मिलाएंगे तो वाइट बनेगा। ठीक है, तीनों को सही मात्रा में मिला। इसके साथ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, क्या है वो देखें। यहाँ देखिए ग्रीन और मैजेंटा दिख रहा है ना, यानी ग्रीन और मैजेंटा को भी मिलाएंगे तो वाइट बनेगा। देखिए ग्रीन और मैजेंटा सामने सामने है ना। उसके बाद रेड और सियान को मिलाएंगे, रेड और सियान को मिलाएंगे तो आपको वाइट कलर मिलेगा, और ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो भी वाइट कलर मिलेगा। तो बस इसको, इस फिगर को माइंड में रखें बस कि हाँ ऐसे ब्लू ऊपर हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इधर सियान हो गया, इधर येलो हो गया, इधर हो गया मैजेंटा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से इमेजिन करके याद रखें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया। देखिए पहले भी हम क्वेश्चन ले चुका हूँ और अभी भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, दोबारा से, मतलब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तल लेंस, उत्तल होगा, अवतल होगा और टाई का। तो यहाँ देखिए कैमरे में याद रखिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, लेंस पूछ रहा है ना, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है दोस्त,
चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बस एक घंटी बजाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ नहीं बस। चलिए कितना खूबसूरत आँख है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि आइरिस का क्या काम होता है। तो आइरिस कहाँ होता है, ये दिमाग में होता है कि आँख में होता है। तो आँख का एक हिस्सा है, एक पार्ट से, ठीक है, इसका एक हिस्सा। तो कह रहा है इसका काम, ये काम क्या करता है, ठीक है। तो जाहिर सी आँख का पार्ट है तो कुछ न कुछ तो काम करता ही होगा। ए में लिखा आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोलिंग का काम करता है। जो लाइट आँख में एंट्री करता है, क्वेश्चन 1 2 में हम बताएं अभी कि लाइट कहाँ से एंट्री करता है आँख में, कॉर्निया से पास करता है, ठीक है। कॉर्निया के बाद उसके पीछे साइड में होता है एक आइरिस होता है, वह आइरिस में क्या पुपिल होता है, इतना हम बताए हैं, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनता है, इतना हम बता चुका हूँ। यहाँ पूछ रहा है कि आइरिस का काम क्या है। तो आइरिस का काम याद रखिए, ये प्रकाश जो आँख में जो लाइट जाता है ना कॉर्निया के द्वारा, तो उसके लाइट को क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, कंट्रोलिंग सिस्टम, ठीक है ना। ये कंट्रोलिंग सिस्टम का काम करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी एक्सपैंड होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कभी सिकुड़ जाता है और कभी फैल जाता है। तो फैलता सिकुड़ता कब है, देखिए जब आप लाइट में जाइएगा, रोशनी में, जैसे मान लिया सुबह में, दिन में, दोपहर में धूप में रहिएगा, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, आइरिस क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और जैसे आप अंधेरे रूम में जाइएगा, अंधेरा रूम में जाइएगा तो क्या होता है, एक्सपैंड होता है, क्या होता है, एक्सपैंड हो जाएगा। इसीलिए आप कभी कभी अंधेरा में आप जाइएगा तो आपको जल्दी दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो आपका आइरिस हो क्या होता है, एक्सपैंड होने में थोड़ा सा उसको 2 4 10 12 सेकंड उसको टाइम लगता है, ठीक है। इसीलिए अंधेरा से जब लाइट से जब अंधेरा में जाएगा तो थोड़ा देरी के बाद फिर दिखने लगता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो आइरिस का काम क्या है, कंट्रोलिंग, लाइट को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन पर साफ साफ दिख रहा है। के में लिखा आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, सही बात है। बी में लिखा आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, नहीं, ये लौटाने का तो काम नहीं, तो लौटाएगा तो फिर देखेगा कैसे। सी में लिखा है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, ऐसा कुछ नहीं है। डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस एक लाइक कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वो क्वेश्चन नंबर 20 से ज़्यादा हो गया, हम 20 क्वेश्चन इसे लिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निकट दृष्टि, निकट दृष्टि उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मायोपिया शायद बोलते हैं, मायोपिया। ये आँख का एक डिजीज़ है मायोपिया, ठीक है, जिससे में क्या होता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर को दिखाई नहीं देता है। इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, या शॉर्ट साइटनेस हो जाता है उसको, ठीक है, नज़दीक को दिखाई देता है लेकिन दूर को नहीं, ये होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में चश्मे में प्रयोग किया था, क्या किया था। अब जिस व्यक्ति को मायोपिया हो चुका है, ठीक है, जिस व्यक्ति को मायोपिया हो चुका है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ेगा। ऐसे देखिए, एक मान लीजिए मेरे पास किधर गया, कुछ है, जैसे देखिए पेज है, यहाँ देखिए, तो ऐसे पढ़ेगा, किसी चीज़ को ऐसे करेगा, ठीक है, ऐसे एकदम आँख घुसा लेगा इसमें। ये हो जो इंसान ऐसे अगर पढ़ रहा था, हम ऐसे आँख में समझिए को क्या है, उसके अंदर मायोपिया हो गया। और कुछ लोग ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे दूर करके पढ़ेंगे, ऐसे 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 करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको समय हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखना है। कोई दिमाग में घुसा ले, किताब देखें ना, बहुत सी चीज़ दिमाग में घुसा लेगा, कुछ होता है दूर करके देखता है ऐसे। तो ये सब आँख में डिजीज़ के कारण। तो यहाँ देखिए, जिस इंसान को मायोपिया होगा तो उसके लिए कौन सा, क्या पूछा, चश्मा यूज़ करना चाहिए, यानी लेंस पहले पूछ रहा है, ठीक है, आपसे लेंस पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में लिखा उत्तल लेंस, बी में लिखा समतल उत्तल लेंस, और सी में लिखा है अवतल लेंस, और डी में लिखा समतल अवतल लेंस। एक बात याद रखिए, ठीक है, इसमें हमेशा उत्तल लेंस का अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। आपको फिगर में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके सुधार करने के लिए, जिस व्यक्ति को अगर मायोपिया हो चुका है तो उसके सुधार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ। एक चीज़ और बता रहा हूँ, अवतल लेंस में होता क्या है, मायोपिया में होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे आपको पता है कि आँख में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनता है, ये तो पता है कहाँ पर बनता है, रेटिना पर, यहाँ रेटिना होता है, यहाँ पर बनता है, ठीक है ना, रेटिना पर। लेकिन जैसे ही उस इंसान को मायोपिया होगा तो वह रेटिना पर न बनकर कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर न बनकर कहाँ पर बनेगा, बीच में, उससे पीछे पहले बन जाएगा, इधर कहीं पर बनेगा, ठीक है ना। ये भी याद रखना, जिस इंसान को मायोपिया हो गया उसमें उसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, तो याद रेटिना के आगे बनेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बस एक लाइक करें। हाँ, अगर इसमें पूछता हाइपरमेट्रोपिया होता तो ठीक है, इसका उल्टा लेंस चेंज होता, वहाँ पर हो जाता कॉन्वेक्स लेंस,
और उसका इमेज बैक साइड में बनता है कहीं पीछे, ठीक है ना, पीछे की तरफ बनता। ठीक है दोस्त, शायद क्वेश्चन होगा। चलिए, तो इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो बस एक लाइक। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? ठीक है, हाँ, तो लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो आपको पता है कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का होता है, लेकिन आपसे पूछ क्या रखा है? सबसे कम। तो बैजानी पिनाला, जब हम लोग पढ़ते थे एक वर्ड याद करते थे, बैजानी पिनाला, तो जाहिर सी बात है बैगनी से स्टार्ट होता है, पिनाला लाल पे जाके एंड होता है। तो बैगनी तो क्या होता है? वायलेट, यानी बैगनी आपका इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। यानी बैगनी का जो होता है ये वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, जो आपको फिगर में दे रखा है, देखिए यहाँ पर फिगर में यहाँ पर दे रखा है बैगनी का, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फोटोन एनर्जी सब कितना सब दे रखा है। रेड का सबसे ज़्यादा होता है। देखिए NM लिखा हुआ, एक वर्ड लिखा हुआ, सॉरी NM, N के बाद M लिखा हुआ, देखिए सब में यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना, NM लिखा है। N का मतलब नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 1, नैनो का मतलब क्या होता है? यानी 10⁻⁻⁹ नहीं होता है नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो समझिए कि 10⁻⁹ सब में लगा हुआ है। ठीक है, तो जब सब में लगा हुआ तो उसको छोड़िए, बाकी जो एक्स्ट्रा वो चीज़ देखिए। तो सबसे कम होता है वायलेट का, सबसे ज़्यादा होता है रेड का वेवलेंथ होता है। ठीक है दोस्त, ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस आप ही लोग पे टिका हुआ है। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो बस ऐसी इससे अच्छे क्वालिटी में हम वीडियो आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट, चलिए आगे देखिए। इससे पहले हम एक निकट दृष्टि दोष पे लिए थे, आ गया दूर दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इंग्लिश की वाट लगा दी है, पेन से सही से लिखा नहीं पा रहा दोस्त। देखिए पेन से सही से लिखाता नहीं है। तो दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, कौन सा लेते हैं? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण। देखिए दर्पण तो होता ही नहीं है, तो इसको काट दीजिए ऐसे ही, दर्पण तो कोई नहीं होगा। दूरदृष्टि दोष करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ करेंगे, उत्तल लेंस। अभी देखे थे कि निकट दृष्टि दोष में मापिया था तो अवतल लेंस यूज़ करते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष होगा, यानी हाइपरमेट्रोपिया होगा, तो वहाँ पर हम उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम? कन्वेक्स लेंस का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्त, चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो ख़त्म। तो ये रहा दोस्त 23 क्वेश्चन। अब बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और बस आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एकदम फैला दें। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज से कितना है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग इससे बेटर कॉन्सेप्ट के साथ और लाइट से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।